जी, गैसेस के बारे में हमने आज आगाज लेना है और माइक बंद कीजिए, किसी का माइक बुलाओ। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अच्छा, गैसेस के बारे में बेसिक तो आप जानते ही हैं कि गैस जो है स्टेट ऑफ मैटर है दैट हैज डेफिनाइट इनडेफिनाइट शेप एंड इनडेफिनाइट वॉल्यूम। ठीक है, गैसेस के अंदर इनडेफिनाइट शेप होता है और इनडेफिनाइट वॉल्यूम होता है, ये आपको पता है। असल जो बात हमें पढ़ने की या करने की है वो यहाँ पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है गैस की, क्योंकि गैस की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ना निस्बतन इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड, ये आती भी है पेपर में। तो इसको जरा सा देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कॉम्पोजिशन। ठीक है ना, एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी particles called as molecules। अब जितनी भी गैसेस होती हैं इस दुनिया में, तमाम गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर किसी के जहन में एक कंफ्यूजन आ सकती है। क्या कंफ्यूजन आ सकती है कि सर आपने हमें पढ़ाया है कि इस दुनिया का जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिशनल सब्सटेंस है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट है इस दुनिया की, कोई भी सबसे छोटी चीज जो है सर वो तो एटम होती है। आज आप मॉलिक्यूल कह रहे हैं और आपने हमें पढ़ाया था कि एक मॉलिक्यूल बनता है एक या एक से ज्यादा दो या दो से ज्यादा एटम्स को मिलाकर। तो मॉलिक्यूल छोटा कैसे हो सकता है? छोटा तो एटम को होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। तो ये जो लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल क्यों कह रहे हैं? एटम कहना चाहिए। देखो बेटा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो गैसेस की है ना, ये थ्योरी किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं दी। पहली बात तो ये थ्योरी मुख्तलिफ वक्तों में डेवलप की गई है। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है ये मुख्तलिफ वक्तों में डेवलप हुई है और मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया है। मतलब इसके जो स्क्रीन शॉट बेटा, ये मुझे पहले बताना चाहिए था, मुझे लग रहा था कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है। खैर बेटा, माइक पे तो a gas consists of large number of tiny particles that is called molecules। तो मैं ये बता रहा था कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है ये किसी एक साइंटिस्ट ने एक मरतबा में नहीं दी, बल्कि ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ वक्तों में डेवलप किया है इस थ्योरी को। और इस थ्योरी के जो मेजॉरिटी पॉइंट्स है ना वो गलत साबित हुए हैं। तो ये भी पॉइंट जो है इसका वो गलत है। और अच्छा, इसमें एक बात मैं और बता दूं कि हमारे पास जो गैसेस होती हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। देखो, या तो मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक होता है और या फिर मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक हो सकता है। इसे हम मल्टी एटॉमिक भी कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है? मल्टी एटॉमिक, डाई एटॉमिक या मोनो एटॉमिक, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप लोग? एक डाई से मुराद तो दो होता है और मल्टी मतलब एक से ज्यादा। सही है। और मोनो एटॉमिक? मोनो वो तो सिंगल ही होगा। ठीक। देखो, इससे पहले इतना टाइम तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है, आपने एक चीज शायद पिछले सालों में गौर की हो कि जब भी मैंने हाइड्रोजन लिखा या किसी ने हाइड्रोजन लिखा तो H2 लिखा, जब भी किसी ने O लिखा तो O2 लिखा, जब भी किसी ने N लिखा तो N2 लिखा, जब भी किसी ने Cl लिखा तो Cl2 लिखा। कभी भी इनको अकेला नहीं लिखा। HONCl कभी अकेला नहीं देखा होगा इनको। इसी तरीके से कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जैसे कि HE इसको अकेला लिखा, Ne इसको अकेला लिखा, Ar इसको अकेला लिखा और Rn इसको अकेला लिखा। तो
ये चीज है मोनो एटॉमिक और डायटॉमिक। देखो मोनो एटॉमिक का मतलब ये ऐसी गैसेस जिनका जो मोनो एटॉमिक यानी कि एक एटम वाली गैसेस, और डाई एटॉमिक या मल्टी एटॉमिक ऐसी गैसेस को कहते हैं जो कि दो एटम वाली हूँ। अच्छा, अब ये बात बड़ी अजीब सी है सर, ये दो एटम वाली का क्या मतलब है? अगर हमारे पास कोई गैस सैंपल है उसमें तो करोड़ों एटम होते हैं, तो ऐसे तो कोई भी गैस मोनो एटॉमिक नहीं होगी, सारी गैस जो है वो मल्टी एटॉमिक होंगी। देखो यहाँ पर हम बात करें स्टेबिलिटी की, इन गैसेस का अकेला एटम स्टेबल नहीं होता, तभी तो ये दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाकर O2 N2 H2 की शक्ल में आता है। लेकिन इन गैसेस का अकेला एटम स्टेबल होता है, इसको कतन जरूरत नहीं होती कि ये किसी और अपने किसी साथी के साथ बॉन्ड बनाए और स्टेबिलिटी हासिल करे। दैट्स व्हाई ऐसी गैसेस को मोनोएटॉमिक कहा जाता है और इनको डायटॉमिक या मल्टी एटॉमिक कहा जाता है। अच्छा, मोनोएटॉमिक गैसेस केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 6 हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, उसके बाद आता है क्रिप्टॉन, जेनॉन और लास्ट में आता है रेडॉन। ये है सिर्फ मोनोएटॉमिक गैसेस। बाकी जितनी भी गैसेस हैं, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड की शक्ल में हो, तमाम की तमाम डायटॉमिक या मल्टी एटॉमिक ही होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो कंपोजिशन से रिलेटेड था जो आपको समझा दिया। अगर इसमें किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। तो सर जब सर एक बार रिपीट करिएगा। वाला तो हम एटम वाला क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्या कह रही हो? आपने कहा ना कि टाइनी पार्टिकल जो है एटम है, तो यहाँ आप एटम क्यों नहीं लिख रहे हैं, मॉलिक्यूल क्यों लिख रहे हैं? यही तो पॉइंट गलत है थ्योरी का। यही तो बोल रहा हूँ कि थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल नहीं, एटम होता है। सही। ठीक है, अच्छा दूसरे पॉइंट की तरफ चलें तो गैस के एटम्स हो या सॉलिड के एटम्स हो या लिक्विड के एटम्स हो, दे टेंड टू मूव। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसके एटम या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मूव करना चाहते हैं, अलबत्ता सॉलिड में मूव नहीं कर पाते क्योंकि जगह ही नहीं होती मूव करने के लिए। लिक्विड में भी थोड़ा बहुत मूव कर लेते, और गैस में तो जगह ही जगह होती है मूव करने के लिए। ठीक है ना? जी सर। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस are always in random zigzag motion. गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा रैंडम जिगजैग मोशन में ही रहते हैं, यानी मूव करते रहते हैं इस तरीके से, क्योंकि दे हैव फ्री स्पेस, दे हैव अवेलेबल स्पेस, तो जहां जगह मिलता है वहां मूव कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट में कोई सवाल? नो सर। नो सर। ओके, अब बात करते हैं कुछ मूवमेंट से रिलेटेड चीजों की। भाई जब कोई चीज मूव कर रही है तो मूव करते हुए हो सकता है वो किसी चीज से टकराए भी। अब हो सकता है क्या, यहाँ मॉलिक्यूल्स के पास या एटम्स के पास आंखें तो है नहीं ना जो देखकर चलेंगे, ये तो बस मूव कर रहे हैं। तो अब इस मूवमेंट की वजह से ये टकरा भी सकते हैं। ठीक है ना? तो क्या है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होती है वो क्या कॉज करती है? वो कॉज करती है कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड विद वॉल ऑफ कंटेनर। कंटेनर जिसमें गैस को आपने रखा हुआ है, उस कंटेनर की दीवार और अपने ही जैसे किसी दूसरे मॉलिक्यूल से मूवमेंट के दौरान ये क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं। बट देयर कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। पर उनका जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, कुछ बता सकते हैं? सर खिंचाव। नहीं नहीं,
आप लोगों ने फिजिक्स का चैप्टर 4 पढ़ लिया है क्या? नो सर। नहीं पढ़ा? अच्छा, फिजिक्स के चैप्टर 4 में ना इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ोगे। इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है? देखो, अभी मैं मिसाल के तौर पे खड़ा हुआ हूँ और तुम में से कोई भागते हुए आए और भागते हुए आकर मुझसे टकरा जाए, क्या होगा? आपको भी धक्का लगेगा। हो सकता है मैं गिर भी जाऊं और हो सकता है आप भी गिर जी। जाए। ऐसा ही है ना। मैं खड़ा हुआ था सुकून से, आप में पता नहीं क्या कोई मसला जाती काटा, आपने आए और आके मुझसे टकरा गए भाई, तो बड़ी अजीब सी बात है, क्या पागल पागल हो गए? अच्छा, मैं क्यों गिरा आपके टकराने से? भाग तो आप रहे थे। सर हाँ, मतलब बॉडी जो थी आपकी बिल्कुल मतलब वो थी ना कि मेरी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में थी ना, मैं तो नहीं चल रहा था, मैं तो नहीं भाग रहा था, हाँ रेस्ट में थी। भाग तो आप रहे थे। आप मुझसे टकराए तो मैं क्यों गिरा? आपको गिरना चाहिए था। मेरा सवाल है क्यों, मैं क्यों मूव हुआ? ये चलो मैं गिरा नहीं, मैं धक्का लगा, मैं आगे पीछे हिल गया, तो मैं क्यों हिला? मेरा सवाल सिर्फ ये है। क्या हो गया भाई? जवाब दो। बेटा आवाज आ रही है? यस सर, आ यस रही है। यस सर, आ रही है, आ रही है। तो इस सवाल का जवाब देने में क्या मौत आ रही है? नहीं सर, वो सोच रहे हैं। तो सोचो, पूरा दिन है बेटा हमारे पास, सोचो। मतलब बचपन में कभी फिजिक्स पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है? यस सर। अगर फिजिक्स पढ़ने का थोड़ा यस बहुत सर। इत्तेफाक हुआ हो तो उसमें आपने फोर्स, एनर्जी, किसी चीज के सर बारे में कोई भी पढ़ा इनर्शिया होगा। का चक्कर तो नहीं है? अरे सर जितनी एनर्जी, फोर्स से वो भागते हुए आ रहा था वही फोर्स आपके ऊपर लगी तो इस वजह से आप गिर गए। हाँ तो बेटा बस सिंपल से यही जवाब देना था कि सर वो भागते हुए आ रहा था, उसकी बॉडी में एनर्जी थी, उसकी बॉडी में फोर्स थी, वो जब आपसे टकराया तो आपकी बॉडी के अंदर भी वो फोर्स और एनर्जी ट्रांसफर हो गई, आप हिल गए, आप गिर गए। भाई इतना सा जवाब देना था। यस। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सोच रहे हो। हम कुछ वही सोच रहे थे। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थोड़ी पढ़ा रहा हूँ भाई मैं। खैर भाई, हुआ ये कि जब आप भागते हुए आकर मुझसे टकराए, आपकी बॉडी में थी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी जो कि किसी बॉडी के मूवमेंट से एसोसिएटेड होती है। आप मुझसे आकर टकराए, आपने अपनी काइनेटिक एनर्जी मेरे अंदर ट्रांसफर करी। अब वो काइनेटिक एनर्जी चूंकि मेरी बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में थी नहीं, एकदम से इतनी सारी काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी के अंदर दाखिल हुई ना, तो वो उसको सस्टेन नहीं कर पाई और मैं गिर गया। सही है? यस सर। अब आप भागते हुए आए, ये जी। दीवार है, इस दीवार, ये बोर्ड के पीछे दीवार है, इस दीवार से जाके टकराएं, दीवार गिरेगी क्या? आप उल्टा मैं गिरूंगा सर। आप गिरेंगे ना, क्यों? हम गिरेंगे। जब आप भागते हुए इससे टकराए तो इस दीवार के अंदर जो भी आपकी बॉडी ने काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर करनी थी, इस दीवार ने वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली। मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ा आपके टकराने से। लेकिन चूंकि आपने सडनली एनर्जी ट्रांसफर की तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी चेंज आया, जिसकी वजह से आप गिर गए। और इस बेचारी गरीब दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इससे तो सब बर्दाश्त कर लिया। मैं इसलिए गिर गया क्योंकि मेरी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाई। ठीक है? देखो, कभी कोई चीज किसी चीज से ऐसे टकराए कि Yes, sir. टकरा कर वो अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर दे। सही है? कभी कोई चीज किसी बॉडी से ऐसे टकराए कि वो टकरा कर उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दे, तो ऐसे कोलिजन को हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन के टकरा कर अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी। और कभी अगर कोई चीज किसी चीज से ऐसे टकराए कि वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर ना करे, तो उसे कहते हैं हम इलास्टिक कोलिजन। Elastic collision is a type of collision in which momentum and energy of the colliding bodies remain same. Elastic collision एक ऐसा collision होता है जिसमें
दो बॉडीज जो टकरा रही हो उनके मोमेंटम्स और उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। अब इसकी ये कैसे होता है, क्या होता है, इसकी मैथमेटिकल बात क्या है, ये सारी कहानी फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे, मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा। बस इतना याद रखना कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं या जिस कंटेनर में वो होते हैं उसकी दीवार से टकराते हैं, तो उनका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है। वो ना एनर्जी ट्रांसफर करते हैं ना एनर्जी उनसे ले लेते हैं। इतना याद रखना है। कोई सवाल इस हवाले से? अगर सवाल नहीं है तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर मैं बोर्ड रफ करूँ, आगे चलूँ जल्दी। आगे रख चलें सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर, ले लिया। चौथा पॉइंट, बिटवीन एनी टू कोलिजन्स, दो कोलिजन्स के दरमियान या बिटवीन एनी कोलिजन, द डिस्टेंस traveled by gas molecule is called mean free path। ये बात याद रखनी है भाई। दो कोलिजन्स के दरमियान जो गैस का मॉलिक्यूल फासला तय करता है ना, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, ये यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया, ये मॉलिक्यूल यूं गया, यहाँ टकराया, फिर टकराकर इधर आया, इससे टकराया। अब ये जो इससे फासला तय किया है ना, ये वाला फासला, इस फासले, इस टोटल फासले को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। अब एक गैस का मॉलिक्यूल कोई एक जगह से तो टकराता नहीं है, लाखों जगह से टकराता है, और एक मॉलिक्यूल नहीं टकराता, बहुत सारे मॉलिक्यूल टकरा रहे होते हैं या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं। तो तमाम मॉलिक्यूल्स के इस डिस्टेंस का जो एवरेज होता है ना, उसे कह लेते हैं हम मीन फ्री पाथ। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? बस ये मीन फ्री पाथ याद रखना कि कोलिजन्स के बीच दरमियान का डिस्टेंस है। एमसीक्यू वगैरह में ये अक्सर और बेशतर पसंदीदा सवाल है, एप्टीट्यूड में और बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये दोबारा बता दें प्लीज। गैस मूव करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल जब मूव करता है तो मिसाल के तौर पे एक पर्टिकुलर यहाँ से मॉलिक्यूल यहाँ गया और टकराया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है ना, इस फासले को मीन फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है, मतलब सर वो उससे टकरा रहा है, देन उससे टकरा रहा है, तो दोनों टकराने में डिस्टेंस है वो एवरेज लोगी ना दोनों का, फासला तो एक साइड हाँ। का ही है बेटा, फिर दो डिस्टेंसेस हैं, तो ये डिस्टेंस प्लस करके दो से डिवाइड करके एवरेज ले लेंगे, तो मीन की बात तब भी पता चल जाएगा। ओके ओके, ठीक है, अच्छा जी। नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये आपको पता होना चाहिए। कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, ना अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में, ना रिपल्जन होती है, कुछ भी नहीं होता। यस सर। ठीक है, अच्छा अगली बात क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ each molecule is negligible as compared to total volume of gas। इस पॉइंट का क्या मतलब है? देखो, ये कंटेनर है जिसमें कुछ गैस मौजूद है, ठीक है, ये कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। सही पॉइंट ये कह रहा है कि एक गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा ना, एक गैस के मॉलिक्यूल का, ये इसका वॉल्यूम, इन तमाम के अपने जाती वॉल्यूम जो होंगे ना, जाती वॉल्यूम, वो नेग्लिजिबल होंगे, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, कंसीडर किसकी को किया जाएगा? कंसीडर किया जाएगा इस गैस के टोटल वॉल्यूम को, यानी कि इन चार मॉलिक्यूल्स ने कितनी जगह घेरी हुई है। क्यों हम टोटल को कंसीडर कर रहे हैं, इसको कंसीडर नहीं कर रहे? उसकी वजह यह है कि इनके बीच में बहुत ज्यादा खाली जगह मौजूद है, तो हमें टोटल वॉल्यूम इस वजह से कंसीडर करते हैं। और गैस का इटसेल्फ, गैस के एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो होता ही इतना कम है
कि उसको क्या कंसिडर करें। अलबत्ता ये जो खाली जगह है ये बहुत ज्यादा होती है। तो जब हम गैस के वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं तो हम गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि उस गैस ने ओवरऑल कितनी जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है, हम उस पूरी जगह की बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। जी सर। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, गैस के मॉलिक्यूल्स पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। गैस के मॉलिक्यूल्स पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। और ये आपको वैसे भी पता ही होगा, मैं आपको बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगी। देखो, मिसाल के तौर पे मेरे हाथ में एक गिलास पानी है और एक पत्थर का टुकड़ा है। गिलास के पानी को ऐसे उल्टा करूं और पत्थर को छोड़ दूं, ये पानी और ये पत्थर कहाँ जाएंगे? नीचे। जमीन पे गिरेंगे। ठीक है, इसी जगह यहाँ पर मैं एक कंटेनर में गैस भर के बैठा हुआ हूँ, कंटेनर का ढक्कन खोलूं, गैस कहाँ जाएगी? ऊपर, एयर में। गैस, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो गैस के पार्टिकल्स पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, याद रखना, अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ एनीथिंग। किसी चीज के मूवमेंट से जो एनर्जी एसोसिएट करती है या रिलेट करती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यानी अगर मैं गैस का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, मूवमेंट बढ़ जाएगी गैस के टेम्परेचर बढ़ाने से। और सिर्फ मूवमेंट नहीं बढ़ेगी, जब मूवमेंट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? गैस के मॉलिक्यूल की मूवमेंट बढ़ने से क्या होगा? वो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। तो ये बात मेरी याद रखनी है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बट यहाँ पे टेम्परेचर मैं मेंशन कर दूं कि टेम्परेचर कौन सा है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। 3 तरह के टेम्परेचर स्केल होते हैं बेटा हमारे पास। एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल, एक होता है सेल्सियस स्केल, और एक होता है केल्विन स्केल। वो जो केल्विन स्केल होता है ना, उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी एब्सोल्यूट स्केल कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब मैं कुछ बात कर लेता हूँ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पॉइंट्स में जो फॉल्ट्स है ना, जो मतलब हमने मान तो लिया, ये सारी चीजें पढ़ ली, 8 पॉइंट्स बता दिए अच्छे खासे ये भी। अब फॉल्ट क्या है? मैंने कहा ना पॉइंट्स इसके गलत हैं। देखो, एक पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। ईच नहीं है, ये गैस मॉलिक्यूल है। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। मैंने कहा ना कि गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर देते हैं और टोटल वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं। अच्छा, ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी बनाई गई है आइडियल गैस के ऊपर। 2 तरह की गैस होती हैं, एक होती है आइडियल गैस और एक होती है रियल गैस। रियल गैस वो हकीकी गैसेस होती हैं जिनका हम सामना कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इन गैसेस से जिनसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में वास्ता ताल्लुक होता है, उसको हम कहते हैं रियल गैस। और आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जो हमारी तसव्वुराती गैस है, जिसका असलियत में कोई वजूद नहीं है। साइंस में, जैसे आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ, मैट्रिक फिजिक्स का जो चैप्टर आपके पास 9 था, मशीन्स वाला, उसके अंदर आप लोगों ने बार बार इस लफ्ज को पढ़ा होगा, आइडियल मशीन, आइडियल मशीन, आइडियल मशीन। याद आ रहा है कुछ? ये लफ्ज याद आ रहा है, आइडियल मशीन वाला? यस सर, जिसकी एफिशिएंसी 100 होती है। इनपुट आउटपुट के बराबर। बेटा आवाज आ रही है?
यस सर। यस सर। ठीक, आइडियल मशीन का लफ्ज याद आ रहा है? अच्छा देखो, आइडियल मशीन क्या होती है? आइडियल मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर किसी किस्म का कोई लॉस ना हो, यानी कि जितना आप 100 इनपुट यस सर, उतना आउटपुट मिल जाए, सही आउटपुट मिलेगा। है सर ना? जिसकी एफिशिएंसी 100 होती है। 100 होती है। क्या आप बताओ, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है आइडियल मशीन? आपका जवाब होगा सर No. पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन होती है सर, No, एयर sir. रेजिस्टेंस होती है सर, 10 तरह के मसाइल हैं, मशीन लॉस होता है और पता नहीं किस किस किस्म के लॉसेस होते हैं, 100% आउटपुट पॉसिबल ही नहीं है। बस सेम इसी तरीके से जो आइडियल गैस होती है ना, वो ये नहीं है कि आइडियल गैस एक ऐसी गैस है जिसको हम बोलते हैं कि वो इन तमाम पॉइंट्स पर जो हमने अभी पढ़े हैं और जो आगे गैस लॉज आने वाले हैं, उन तमाम पॉइंट्स पर वो आइडियल गैस 100% अप्लाई होती है। हम कहते हैं कि 100% अप्लाई हो जाती है, लेकिन असलियत में हमें पता है कि जो रियल गैसेस होती हैं वो 100% इन पे अप्लाई नहीं होती। मतलब क्या, कि जो रियल गैसेस होती है उनके मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है? इसी तरीके से जो रियल गैसेस होती हैं उन पे बहुत थोड़ा बहुत माइन्यूट सा ग्रेविटी का इफेक्ट भी होता है, यानी इतना कम होता है कि आप इसको इग्नोर ही कर देते हो, ठीक है ना? यस सर। और अभी आपको एक मैंने इलास्टिक कोलिजन वाला पॉइंट बताया था थोड़ी देर पहले, तो जो रियल गैसेस होती है Yes. ना, उनके sir. मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो उनका कोलिजन 100% इलास्टिक नहीं होता, काफी हद तक वो इलास्टिक होता है, लेकिन 100% इलास्टिक नहीं होता, यानी कि जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो वो अपने एक दूसरे से टकराकर एनर्जी चेंज का फिनोमिना भी होता है उनमें, ठीक है? ओके सर। बात समझ में आ गई? एक और पॉइंट जी। मुझे यही मैंने शायद लिखा था, नहीं यहाँ नहीं लिखा हुआ, हाँ ये लिखा हुआ ना, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मैंने कहा कि गैस के मॉलिक्यूल्स में ना अट्रैक्शन है ना रिपल्जन है, कुछ नहीं है। सच बताऊं तो रियल गैसेस के अंदर थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स आ जाती है या हम पैदा कर सकते हैं, ठीक हो गया? बात समझ में आ गई? जी सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? सर ये जो आपने लिखा है ना, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से, तो ये तो सर सॉलिड में भी और लिक्विड में भी है, मतलब ऐसे ही है, इसमें सब नहीं होता। एब्सोल्यूट टेम्परेचर से क्या मुराद है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब से ये मुराद, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से जो मामला है ना, ये जब मैं चार्ल्स लॉ तुम्हें पढ़ाऊंगा तब मुझे याद दिलाना, मैं तुम्हें तब समझाऊंगा। सवाल अच्छा है कि टेम्परेचर से सर डायरेक्टली रिलेशन ले लें, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट से भी कर लें, बात तो एक ही रहेगी। आप ये एब्सोल्यूट पे क्यों घुसेड़ रहे हैं? ऐसा ही है ना? यस मैं सर। तुम्हें ये जी। चार्ल्स लॉ के जब थ्योरी पढ़ाऊं, जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो समझ में आ जाएगी कि एब्सोल्यूट लेना क्यों जरूरी है। ओके सर। ओके। और इवन इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, अगर उसके अंदर आपने सेल्सियस में टेम्परेचर ले लिया तो आंसर भी गलत आता है, ये भी एक चीज बता दूं, ठीक है भाई? तो आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। कोई सवाल या कंफ्यूजन है जी तो सर। पूछ लें। कोई सवाल या कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लें। No, sir. नो सर। ठीक है बेटा, बाकी बात आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगी।